नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद के बल्दिया इंतख़ाबात की। मीडिया किसी भी बात या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का नाम है। सोशल मीडिया ने इस मफ़हूम को और भी ज़्यादा वसी कर दिया है। अब इन्फॉर्मेशन न सिर्फ शेयर की जा सकती है बल्कि उस पर तबसरा भी किया जा सकता है। लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया की मकबूलियत ने इंफॉर्मेशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन बहुत जल्द ही इसका थ्रेशोल्ड आ गया। आजकल दुनिया भर में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सोशल मीडिया नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद फैलाने के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। इंतखाबात में किसी मुहिम के दौरान और किसी भी मौजू पर अवाम उन्नास में बात फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब एक आम बात हो गई है, लेकिन उसके साथ ही नफरत भरे कमेंट्स, नफरत ज़दा मवाद भी उतनी ही तेज़ी से फैलाया जा रहा है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के मारूफ नाम हैं। फेसबुक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हर 10,000 यूज़र्स में से 10 या 11 यूज़र्स नफरत अंगेज पोस्ट देखते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर शाये होने वाले हर 10,000 पोस्ट में 10 या 11 पोस्ट नफरत या तशद्दुद पर उकसाने वाले होते हैं। यह सिर्फ फेसबुक की बात है, दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आदाद व शुमार अलहदा हैं। ताज़ा रिपोर्ट दुनिया भर के 1.82 बिलियन फेसबुक यूज़र्स के डाटा की जांच के बाद जारी हुई है। यह रिपोर्ट सिर्फ पिछले 3 माह के दौरान देखे गए आदात पर मबनी है। याद रहे कि फेसबुक की रिपोर्ट में बताया गया कि इदारे ने तीसरे छमाही में करीब 22.1 मिलियन नफरत अंगेज पोस्टों पर एक्शन लिया और उन्हें हटा दिया और शेयर करने वालों को उसमें ब्लॉक किया गया और उनमें से 95% यूज़र्स की शिनाख्त भी कर ली गई है। इसी तरह इंस्टाग्राम पर भी 6.5 मिलियन नफरत अंगेज पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो कि पिछले 6 माही से दुगने हैं। इससे ये बात वाज़े होती है कि फेसबुक और दीगर अवामी राब्ते की साइट्स को दुनिया भर में नफरत फैलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रहे कि हिंदुस्तान में भी नफरत अंगेज पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई ना करने की वजह से फेसबुक की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की गई। दुनिया भर में इस पर हुए हंगामे और बहस के बाद मुल्क में फेसबुक की आला ओहदेदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया। उस खातून पर इल्ज़ाम था कि उसने मरकज़ में मोदी सरकार और बीजेपी की किसी भी लीडर के खिलाफ फेसबुक गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई को रोक कर रखा या टाल दिया। ऐसे कायदीन में हैदराबाद के रुकन असम्बली राजा सिंह का नाम भी आता है। आजकल हैदराबाद में इंतखाबी सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। बल्दी इंतखाबात की मुहिम जारी है। दुनिया भर में मजहबी मुनाफरत के अलावा अब हैदराबाद में भी सोशल मीडिया के जरिए इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जा रही है। मरकज़ में बीजेपी का IT सेल इस सिलसिले में काफ़ी बदनाम है। अब हैदराबाद में भी इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ियाँ जारी हैं। मजहबी शिनाख्त की बुनियाद पर नफरत ज़दा मवाद तेज़ी के साथ उन साइट्स पर अपलोड हो रहा है। एक और रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि दुनिया भर की हुकूमतों की जानिब से फेसबुक यूज़र्स के डाटा की तफसीलात के लिए दरखास्तों में 23% का इजाफा हुआ है। इस मामले में अमेरिका पहले मुकाम पर है और हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर। हिंदुस्तान की हुकूमत की जानिब से 57,294 फेसबुक अकाउंट्स के शख्सी डेटा के लिए करीब 35,560 मरतबा दरखास्तें पेश की गई हैं। वाज़ेह रहे कि उनमें से 50% सारिफीन का डेटा फराहम भी किया गया। हुकूमतों की जानिब से यूज़र्स के शख्सी डेटा की तलबी में जनवरी 2020 से ही इजाफा देखा गया। इस तरह हुकूमत ने अवाम के शख्सी डेटा पर भी गहरी नज़र रखने की तमाम कोशिशें की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हुकूमत हिंद की जानिब से दरखास्तों के बाद कोरोना से जुड़े 824 सोशल मीडिया पोस्ट को रोक दिया गया था। एक जानिब हुकूमत अवाम की राय को दबाना चाहती है और दूसरी जानिब खुलेआम नफरत अंगेज़ी पर कोई रोक नहीं लगाती, जबकि प्रधान सेवक अपने हर भाषण में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को भी इसमें अपनी आवाज़ उठाने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन मुल्क में अपने ही मखसूस शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं।
सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज पोस्ट मरकज में हुक्मरान जमात का निशान इम्तियाज बना हुआ है। उम्मीद है कि हुकूमत इस मामले में अपनी सोच बदलेगी और अवाम भी नफरत के इस प्रचार को समझेंगी। हैदराबाद में इंतखाबी मैदान सज चुका है और तमाम सियासी जमातों की जानिब से वादों और दावों की धुआंधार बारिश हो रही है। वादों की कोई हद नहीं है, अंधाधुंध वादे किए जा रहे हैं। उनके वादों को देखते हुए ये अंदाज़ा होता है कि तमाम सियासी जमातें ये मानकर चल रही हैं कि अवाम बेवकूफ़ हैं। वो कायदीन जो कल तक सड़क पर नज़र नहीं आते थे और उनके दफातर के चक्कर काटते हुए लोग सड़कों पर मारे मारे फिरते थे, अब वो रोड शो कर रहे हैं। इस मरतबा जो इलेक्शन की मुहिम चलाई जा रही है उसे देखते हुए तो कतई ये महसूस नहीं होता कि ये जीएचएमसी के इंतखाबात हैं, क्योंकि इस मुहिम में जीएचएमसी के एजेंडे को छोड़कर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक जमात का कहना है कि उनकी वजह से हैदराबाद में कर्फ्यू नहीं लगा, जबकि दूसरी जमात का ये दावा है कि वो हैदराबाद का नाम बदलकर उसे भाग्यनगर कर देंगे। उन कायदीन के इन बयानात से वाज़ेह हो जाता है कि उन्हें शहर या शहर के बुनियादी मसाइल से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से दिलचस्पी है। आइए अब नज़र डालते हैं कि सियासी कायदीन के अजीब व गरीब वादों पर। बीजेपी के लीडर बंडी संजय कहते हैं कि बीजेपी के जीएचएमसी इंतखाबात जीतने पर आवाम को चालान की रकम अदा करने की ज़रूरत नहीं है और गाड़ी को नुकसान पहुँचने पर उसका हर्जाना अदा करने का भी वादा किया जा रहा है। इस वादे से ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये पार्टी आवाम को कानून तोड़ने का दर्ज दे रही है। साबिक़ में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने कहा था कि शहर की सड़कों पर गड़े नज़र आने पर हुक्काम को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम के दौरान मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इस बयान के पस मंज़र में ऐलान किया कि अगर शहर में गड़े से पाक एक भी सड़क दिखाई जाए तो वो 1 लाख रुपये इनाम में देंगे। टीआरएस को हर इंतखाबात के मौके पर यह बात याद आती है कि शहर को कर्फ्यू से पाक बनाया गया। ये इंतखाबात क्यों हो रहे हैं, इसका मकसद क्या है, ये बात कायदीन जोश व खरोश में शायद भूल चुके हैं। तमाम इंतखाबात एक ही मौजू पर नहीं लड़े जाते, हर इंतखाबात का एक अलग मौजू होता है। जैसे कि पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क गिर मसाइल और मुल्क की सतह के मसाइल पर लड़ा जाता है। असम्बली इंतखाबात में रियासत के मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है और बल्दी इंतखाबात का मौजू बुनियादी मसाइल जैसे कि पीने का पानी, सड़कों की मरम्मत व तामीर और उन इलाक़ों में रहने वाले अफराद के मियार ज़िंदगी को बेहतर बनाना होता है। लेकिन इस वक्त ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंतखाबी मुहिम को देखते हुए ये महसूस होता है कि तमाम जमातों के इंतखाबी मौजू अलग ही तरह के हैं। कहीं भी शहर या शहर से जुड़े मसाइल का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में मसरूफ़ हैं। एक जमात की जानिब से दूसरी जमात पर खुफिया मुफाहमत का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और बाज़ जमातें जिनकी दोस्ती से अवाम बखूबी वाकिफ़ हैं बल्दी इंतखाबात में मुकाबला होने की बात कर रहे हैं, जो कि नाकाबिल यकीन है। इन दिनों सियासी कायदीन इस तरह के वादे कर रहे हैं मानो खुले तौर पर लगता है कि वो अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किस जमात का किस जमात से मुकाबला है अवाम इससे बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन हर जमात अपने आप को दूध का धुला अवाम का हकीकी हमदर्द और दूसरी जमात को मौका परस्त या अवाम को गुमराह करने वाली करार दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि मजलिस, टीआरएस और बीजेपी एक ही हैं। वहीं बीजेपी का इल्ज़ाम है कि कांग्रेस, बीजेपी और मजलिस की खुफिया मुफाहमत है, जबकि टीआरएस का कहना है कि उनका मुकाबला बीजेपी और मजलिस से है। हुक्मरान जमात गोया ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। हाल ही में शहर में तबाहकुन सैलाब आया जिससे लोग अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, वो अब भी मुश्किलात में हैं। लेकिन किसी भी सियासी जमात की जानिब से इस मसले पर बात नहीं की जा रही है और ना ही शहर को मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से महफूज रखने के लिए मंसूबा पेश किया जा रहा है। शहर में जगह जगह सड़कों की हालत खस्ता है, कचरे के अंबार हैं, इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। पीने के पानी, ड्रेनेज के मसले पर कोई बात नहीं की जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि सियासी जमातों का मकसद सिर्फ आवाम को अपनी तरफ राग़िब करना है, इसलिए अजीब व गरीब वादे किए जा रहे हैं। यानी कि बल्दी इंतखाबात में बल्दिया के मसाइल को छोड़कर तमाम मसाइल पर खूब बयानबाजी हो रही है। उनके बयानात से जाहिर होता है कि वो शहरियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, शहरी भी उनके इस बयानात को सुन रहे हैं और वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। अब आवाम को फैसला करना है
कि वो अपना वोट किस पार्टी के हक में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तमाम जमातें ही उन्हें ये मानकर चल रही हैं कि वो बेवकूफ़ हैं। अब अवाम फैसला करें कि वो किस पार्टी के हाथों बेवकूफ़ बनने वाले हैं। शहरियों को चाहिए कि वो बारीक बीनी से साबिक जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टियों की जानिब से किए गए वादों और अमलावरी का जायज़ा लें। इसके अलावा मौजूदा वक्त में सियासी जमातों की जानिब से किए जाने वाले वादों पर गौर करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि उनमें कहाँ तक सच्चाई है और ये वादे कहाँ तक पूरे किए जा सकते हैं। इंतखाबात का मौसम एक ऐसा मौसम होता है जिसमें बिन बादल वादों की मूसलाधार बारिश होती है। सियासी कायदीन आसमान से तारे तोड़ने की भी बातें करते हैं, लेकिन बोलने और करने में काफ़ी फ़र्क होता है। शहरी वोट डालने से कबल इस बात का जायज़ा लें कि पिछले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के बाद किस अवामी नुमाइंदे ने उनके मसाइल की यकसोई में दिलचस्पी ली थी। रहा सवाल सियासी जमातों के दावों का, तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़बरदस्त अवामी खिदमात का दावा करने वाली जमातों ने भी अपने उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया है। इसका क्या मतलब है? क्या उसे अवामी मसाइल की यकसोई में नाकामी का नाम दिया जाए या फिर उसे सियासी जमातों की जानिब से नाकामी का एतराफ़ समझा जाए? ये बात समझ से बाहर है। अब आइए रुख करते हैं इस अहम नुक्ते की तरफ जो इंतहाई अहम और हम तमाम की जिम्मेदारी है। इंतखाबात के दिन सरकारी तातील का ऐलान किया जाता है। ऐसे में जो लोग इंतखाबात से मुतालिक चबूतरों और नुक्कड़ों के अलावा दोस्तों में होने वाले मबाहिस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, वो वोट डालने के बजाय छुट्टी मनाने के मूड में नजर आते हैं। या फिर अक्सर ये देखा गया है कि शहरी दोपहर के बाद उठकर वोट डालने के लिए जाते हैं। हो सकता है जब तक किसी पार्टी का कोई हामी उनका वोट डाल चुका होता है। इसलिए बेहतर है कि बदलाव की बातें करने के बजाय हमें बदलाव लाने के लिए जमहूरी तरीके से हासिल करदा वोट के हक को इस्तेमाल करना होगा। तभी हम जिस तरह की तब्दीली चाहते हैं वो ला सकते हैं। एक वोट भी अहमियत का हामिल होता है। शायद आपको याद होगा कि अमरीकी इंतखाबात में ट्रंप के खिलाफ जो बाइडन की कामयाबी में एक एक वोट की क्या अहमियत थी। इसीलिए हम ये तय करें कि हमें हक़ राय दही से इस्तेफादा करना है और जो लोग वोट नहीं डालते उन्हें फिर सियासी जमातों की कामयाबी या नाकामी पर रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बात कड़वी मगर सच है। हम उन्हें यह मौका फराहम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को आलमी वबा को दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया को दरपेश होने वाला सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। G20 से इसके खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करने का मुतालबा किया जो सिर्फ इक़्तिसादी बाज़ाबातकारी, रोज़गार या तिजारत तक महदूद ना हो बल्कि कुर्र-ए-अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ को भी मुहित करे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम होने वाली 15वीं G20 कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। 21 से 22 नवंबर तक होने वाली इस कॉन्फ्रेंस से अपने खिताब में कोरोना वायरस के माबाद की दुनिया के लिए नया आलमी इंडेक्स तैयार करने की अपील की, जिनमें समाज के तमाम तबक़ात के लिए टेक्नोलॉजी की रसाई, महारत साजी, निज़ाम हुकूमत की शफाफियत और कुर्रे अर्जी के साथ तहफ़्फ़ुज़ का सलूक करने के 4 अहम अनासिर शामिल हैं। उन अहम अनासिर पर G20 एक नई दुनिया की बुनियाद रख सकता है। India has adopted low carbon and climate resilient development practices. I am glad to Excellencies, today we are focused on saving our citizens and economies from the effects of the global pandemic. Equally important is to keep our focus on fighting climate change. Climate change must be fought not in silos, but in an integrated, comprehensive, and holistic way. Inspired by our traditional ethos of living in harmony with the environment and the commitment of my government,
India has adopted low carbon and climate resilient development practices. I am glad to share that India is not only meeting our Paris Agreement targets, but also exceeding them. India has taken concrete action in many areas. We have made LED light popular. This saves 38 million tons of carbon dioxide emission per year. Smoke-free kitchens have been provided to over 80 million households through our Ujjwala scheme. This is among the largest clean energy drives globally. There are efforts to eliminate single-use plastics. Our forest cover is expanding. The lion and tiger population is increasing. We aim to restore 26 million hectares of degraded land by 2030, and we are encouraging a circular economy. उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की की असमत दरी और मौत के मामले पर कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने हुकूमत और पुलिस पर हमला किया। राहुल गांधी ने मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न किए जाने को हुंडा राज में वर्दी की गुंडागर्दी की एक मिसाल करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यूपी में हुकूमत के हाथों मुतासरीन का लगातार इस्तेहसाल नाकाबिले बर्दाश्त है। हाथरस असमत दरी और कत्ल के मामले में पूरा मुल्क हुकूमत से जवाब तलब कर रहा है और मुतासरा कुंबे के साथ है। गुंडा राज में वर्दी की गुंडागर्दी की एक और मिसाल। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक अखबार की खबर को भी शेयर किया। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि PUCL यानी पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि CRPF की तैनाती से मुतासरीन के लिए फौरी राहत तो फराहम हुई, लेकिन वो महफूज नहीं है। PUCL ने हाथरस के वाक़े से मुतालिक 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहक़ीक़ाती रिपोर्ट जारी की है। अपनी रिपोर्ट में PUCL की तहक़ीक़ाती कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुतासरा खातून को बेहतर इलाज के नाम पर अलीगढ़ से दिल्ली भेजना एक साजिश का हिस्सा था। मुतासरा लड़की अलीगढ़ के सरकारी अस्पताल में सेहतयाब हो रही थी, लेकिन अचानक उसे दिल्ली रवाना किया गया और उसकी हालत ख़राब होने के बाद मौत ने सवालात को जन्म दिया। इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि PFI का कनेक्शन मामले को उलझाने की कोशिश है। जेल से मुलजिम का वायरल ख़त गाँव में पुलिस, दबंग मुलजिमान और मकामी इंतज़ामिया की मिली भगत से इस मामले को मोहब्बत के मामले में बदलने की कोशिश का एक हिस्सा था। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लव जिहाद पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ लव जिहाद के खिलाफ कई रियासतों में सख्त कानून लाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ बैन मजहबी शादी करने वालों को एजाज़ात और इनामात से नवाजती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आवाम को बेवकूफ़ बनाने का खेल खेल रही है। उन्होंने ट्वीट किया, यही बीजेपी का दोहरा किरदार है जो बीजेपी लीडर इन मुबैना लव जिहाद करते हैं। उन्हें बीजेपी ओहदों से नवाजती है और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कानून लाना चाहती है। इस ट्वीट के साथ दिग्विजय सिंह ने आचार्य प्रमोद के एक ट्वीट का भी इश्तराक किया, जिसमें बैन मजहबी शादी करने पर बीजेपी को हुक्मराने वाली उत्तराखंड में हौसला अफजाई के लिए रकम देने की बात कही गई। आचार्य प्रमोद ने भी लिखा है कि पूरे मुल्क में लव जिहाद के खिलाफ कानून और देवभूमि उत्तराखंड में हौसला अफजाई, बीजेपी का दोगला किरदार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड हुकूमत का महकमा समाजी बहबूद बैनुल मज़ाहिब और बैनुज़्ज़ाज शादी करने वाले जोड़ों को 50,000 रुपये नकद हौसला अफजाई की रकम फराहम करता है। इसके लिए शादी का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत अगले असेंबली इजलास में लव जिहाद के खिलाफ उत्तर प्रदेश इंसदाद गैर कानूनी तब्दीली मजहबी कानून 2020 लाने जा रही है। इसमें जबरन तब्दीली मजहब पर 5 साल और इज्तिमाई तब्दीली मजहब पर 10 साल की सज़ा का इंतज़ाम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान हुकूमत ऐसा ही कानून लाने की तैयारी कर रही है। कानून का मुसवदा अभी तैयार हो चुका है। MP फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020 के ड्राफ्ट के मुताबिक तब्दीली मजहब करने वालों को 5 साल की सज़ा का इंतज़ाम किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक ऐसी शादी को मनसूख करने का इख्तियार फैमिली कोर्ट्स को दिया गया है।
अब बात कांग्रेस पार्टी में चल रहे बवाल की। कांग्रेस के सीनियर कायद गुलाम नबी आज़ाद ने एक बार फिर पार्टी के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए। उन्होंने आज पार्टी में ऑफिस बेरर्स के इलेक्शन कराने पर जोर देते हुए कायदीन में पनप रहे 5 स्टार कल्चर और इंतखाबात में मिली हार पर भी तीखे कमेंट किए। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर आज़ाद ने इंतखाबात में मिली हार पर कहा कि हम सभी पार्टी को हो रहे नुकसान को लेकर फिक्रमंद हैं, खासकर बिहार और मुल्क के कई रियासतों में हुए ज़मीनी इंतखाबात के नतीजों से। मैं इस नुकसान के लिए पार्टी की लीडरशिप को इल्ज़ाम नहीं देता। हमारे लोगों ने ज़मीन से जुड़ाव ख़त्म कर दिया है। किसी को भी अपनी पार्टी से प्यार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 स्टार कल्चर से इंतखाबात नहीं जीते जा सकते। आज कायदीन के साथ ये दिक्कत है कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो वो सबसे पहले 5 स्टार होटल बुक करते हैं। अगर सड़क ख़राब हो तो वो उस पर नहीं जाएंगे। जब तक इस 5 स्टार कल्चर को छोड़ नहीं दिया जाता तब तक कोई चुनाव यानी इंतखाबात नहीं जीते जा सकते। पिछले 72 साल में कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। कांग्रेस के पास पिछले 2 टर्म्स के दौरान लोकसभा में कायदे अपोजिशन का ओहदा भी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ऑफिस बेरर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब तक ऑफिस बेरर्स नॉमिनेट यानी नामजद किए जाते रहेंगे वो ग्राउंड पर नहीं जाएंगे। अगर सभी ऑफिस बेरर्स एक अमल के तहत चुने जाते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। अभी किसी को भी पार्टी में कोई भी ओहदा मिल जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक हम हर ज़मीनी सतह पर अपने कामकाज के तरीके नहीं बदलेंगे, चीज़ें नहीं बदलेंगी। लीडरशिप को पार्टी वर्कर्स को एक प्रोग्राम देना होगा और ओहदों के लिए इंतखाबात कराने की ज़रूरत है। किसी को भी इस लायक होना चाहिए कि उसके ना होने पर लीडरशिप उसके बारे में पूछे। आज़ाद ने कहा कि हमारी पार्टी का ढांचा ढह गया है, हमें उसे फिर से तैयार करने की ज़रूरत है। फिर कोई कायद उस स्ट्रक्चर के हिसाब से चुना जाता है तो ये तरीका काम करेगा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ कायद बदलने से हम बिहार या यूपी एमपी जीत लेंगे तो ये गलत होगा। एक बार जब हम सिस्टम बदल देंगे तो ऐसा होने लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं कोरोना की वजह से गांधी खानदान को क्लीन चिट दे रहा हूँ। वो अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते। हमारी मांगों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो हमारी ज़्यादातर मांगों पर सहमत हो गए हैं। मुंबई की खुसूसी अदालत ने आज यहां मंशियात मामले में गिरफ्तार मिजाहिया अदाकार भारती सिंह और उनके शौहर हर्ष को अदालती तहवील में दिए जाने का हुक्म जारी किया। दोनों को अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरान ने सख्त हिफाजती बंदोबस्त पे पेश किया। एनसीबी ने दरखास्त रिमांड पेश करते हुए भारती सिंह के लिए अदालती तहवील तलब की, जबकि उनके शौहर हर्ष के लिए एनसीबी की तहवील तलब की। चूंकि दोनों मुलजिमीन पर जुर्म की नौयत एकसा थी, अदालत ने भारती और उनके शौहर को अदालती तहवील में रवाना किया। भारती सिंह को खवातीन की बाइकेला जेल में भेजा गया, जबकि हर्ष को आर्थर रोड जेल में मुख्यत किया जाएगा। अदालती तहवील में रवाना किए जाने के बाद मुलजिमीन ने दरखास्त जमानत दायर की, जिसकी समाअत अदालत ने पीर तक मुलतवी कर दी। भारती सिंह को एनसीबी ने कल रात गिरफ्तार किया था। उसके शौहर की आज गिरफ्तारी अमल में आई थी। तफ्तीशी एजेंसी ने उनके घर और दफ्तर पर छापे के दौरान 86 ग्राम गांजा बरामद किया था। दोनों ने दौरान तफ्तीश इतराफ़ जुर्म किया था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 5,86,49,881 हो गया। 4 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 13,90,000 के करीब लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया में अब भी 1,66,56,882 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसी बीच अमेरिका में हफ्ते के रोज़ एक ही दिन में 2 लाख से ज़्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आए। इसके पहले भी यही आंकड़ा सामने आ चुका है। इस बीच लंबे वक्त बाद ट्रंप ने कोविड-19 पर रद्द अमल दिया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खतरनाक ढंग से फैल रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए मामलों के मुकाबले में उसके इन्फेक्शन से निजात पाने वाले लोगों की तादाद में कमी आने से जेर इलाज मरीजों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। मुल्क में 24 घंटे के दौरान जेर इलाज मरीजों में 1215 का इजाफा हुआ, जिससे ये तादाद बढ़कर 4,40,962 हो गई। पिछले कुछ दिनों से एक्टिव केसेस में मुसलसल कमी आ रही थी, लेकिन जुमे को इस तादाद में 491 का इजाफा हुआ था, जबकि हफ्ते को 4,047 की कमी आई थी। इस दौरान मुल्क में कोरोना के मामले 90,95,000 को पार कर गए। लेकिन सुकून की बात यह है कि इस बीमारी से निजात पाने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है
और सेहतयाबी की शरह बढ़कर 93.69% पर आ गई है। और सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 45,209 नए मामले सामने आए। इस दौरान 43,493 मरीज ठीक हुए, जिसे मिलाकर कोरोना को मात देने वालों की तादाद 85,21,000 के पार हो गई। इसी मुद्दत में 501 और मरीजों की मौत होने से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 1,33,227 हो गई। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला ने कहा कि दिवाली के दौरान बाजारों में भीड़ की वजह से कोरोना इन्फेक्शन में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आइंदा 8 से 10 दिन तक सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, इसके बाद लॉकडाउन के हवाले से फैसला लिया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिवाली के दौरान सूरत हाल ऐसी थी जैसे भीड़ ने ही कोरोना को मार दिया हो। रियासत में स्कूलों को शुरू करने के लिए मुतअद्दिद क़वानीन नाफिज किए गए हैं, जो अलग अलग हैं कि कैसे स्कूल को सैनिटाइज और साफ बनाया जाएगा। अजीत पवार ने कहा कि दिवाली के दौरान बहुत भीड़ थी, हमने गणेश चतुर्थी के दौरान भी भीड़ देखी। हम मुतालिका महकमों से बात कर रहे हैं, हम अगले 8 से 10 दिन के लिए सूरत हाल का जायजा लेंगे और फिर लॉकडाउन का फैसला किया जाएगा। तेलंगाना में कोविड-19 के 873 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,63,526 हो गई है। हालिया दिनों के दौरान रियासत में मुस्बित मामलात में कमी दर्ज की गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1430 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1296 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,50,453 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात यानी एक्टिव केसेस की तादाद 11,643 है, जिनमें से 9,345 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। अमेरिका की फार्मा कंपनी मॉडर्ना के कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए तैयार किए जा रहे टीके की कीमत $25 से $37 के दरमियान होगी। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टीफन बेंसल ने इतवार को जर्मन वैलेट एंड स्विंग अखबार को बताया कि वो यूरोपीय यूनियन के टीके की सप्लाई के माहिदे के करीब है। बेंसल के मुताबिक वबा की संगीनी के पेश नज़र कोविड-19 मरीजों के लिए ये टीके की मुनासिब कीमत है। उन्होंने कहा कि सप्लाई की मकदार के मुताबिक फ़ी खुराक की कीमत अलग अलग हो सकती है। उन्होंने कहा कि कंपनी को इस बरस के आखिर तक टीके की 2 करोड़ खुराक तैयार होने की उम्मीद है और यूरोपीय यूनियन को इस बरस तक ये कम मकदार में दस्तयाब होगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के अंदर यूरोपीय यूनियन के साथ इस पर माहिदा होने की उम्मीद है। ख्याल रहे कि पीर को कंपनी ने कोविड के तीसरे मरहले के टीके को 94.5 यानी 94.5% असरदार करार दिया था। आयुर्वेद डॉक्टरों को लेकर मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। आयुर्वेद की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर अब जनरल और ऑर्थोपेडिक सर्जरी के साथ ही आंख, कान और गले की सर्जरी भी कर सकेंगे। सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के मुताबिक हुकूमत से हरी झंडी मिलने के बाद पीजी के तुलबा को सर्जरी के बारे में तफसीली जानकारी दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि आयुर्वेद के तुलबा को अभी सर्जरी के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन वो सर्जरी कर सकते हैं या नहीं, इसको लेकर कोई वाज़ेह गाइडलाइंस नहीं थी। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के बाद अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी कर सकेंगे। हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक आयुर्वेद के पीजी के तुलबा को आंख, नाक, गले के साथ ही जनरल सर्जरी के लिए ख़ास तौर से ट्रेनिंग दी जाएगी। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन तुलबा को ग्लोकोमा, मोतियाबंद हटाने, छाती के गांठ, अल्सर और पेट से बैरूनी अनासिर के इनखला जैसे कई सर्जरी अंजाम देना दुरुस्त होगा। मरकजी हुकूमत के आयुर्वेद के साबिक मुशीर डॉक्टर एस.के. शर्मा ने हुकूमत के इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उसे मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त सर्जन्स की कमी झेल रहा है। हुकूमत के इस फैसले से मुल्क में सर्जन्स की कमी को दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही दूर दराज इलाकों के मरीजों को शहर भागने की ज़रूरत नहीं होगी और उन्हें अपने इलाके में ही आला सतह का इलाज मिल सकेगा। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।